सो बेसिकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है वो हमने पहले ही यूज़ कर रखा है ऑलरेडी, मतलब फिजिक्स में 11th में भी तुम लोगों ने उसका पढ़ा होगा और उसका एप्लीकेशन पढ़ा होगा, लेकिन प्रॉपरली वी आर गोइंग टू डू इट राइट नाउ। तो इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाइड है and both are the function of x, then if you integrate it you get something like this. First function integral of second minus integral derivative of first into integral of second, एंड इस पूरे का इस तरीके से इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें x sin x, राइट, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो दो फंक्शन यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, एक फंक्शन x है, एक फंक्शन sin x है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, मान लो इसको फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे उसका भी एक रूल होता है, लेकिन अभी हम लोग पहले ये देख लें कि यहाँ पर अगर x को फर्स्ट मानते हैं और sin x को सेकंड मानते हैं, तो इस फॉर्मूले से क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दैट इज x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, दैट इज sin x, एंड फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये मैं एक एग्जांपल से तुम्हें उसका एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x, सो माइनस cos x हो गया, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 multiplied with integration of sin x is minus cos x dx. So this would become minus x cos x and plus integration of cos x is sin x plus c. So this is how we see the application of integration by parts. Is this clear to everyone? Yes, sir. Okay, now we will do the proof of this integration by parts formula. First write this down. आज अटेंडेंस कम है क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास है, लेकिन हम लोग जो नॉर्मल पढ़ते आ रहे थे वो हम लोग आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सो दोज हु आर मिसिंग टुडेज क्लास, इट इज देयर लॉस। So you all know that integration is the inverse process of differentiation. तो इस वाले जो बाई पार्ट्स का फॉर्मूला है इसका भी प्रूफ वहीं से आता है। तो अगर हम दो फंक्शन ले लें, लेट सपोज एफ और जी, और उनको मल्टीप्लाई कर रहे हूँ और उसका डेरिवेटिव ले रहे हूँ, तो दैट इज इक्वल टू एफ इंटू डी जी बाई डी एक्स प्लस जी इंटू डी एफ बाई डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। आई एम इरेजिंग द प्रीवियस वन। ऐसा कर सकते हैं। दिस वी नो फ्रॉम डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसको नेक्स्ट स्टेप पे ऐसे लिख देते हैं कि दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एफ इंटू जी इज इक्वल टू एफ इंटू डी जी
यस जी इंटू डी एफ, ठीक है, डी एक्स रिमूव कर दे रहे हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके बाद मान लेते हैं लेट और इंटीग्रेट कर देते हैं, राइट। इसके बाद ये कर लेते हैं कि लेट अस सपोज g is equal to, or you can say dg by dx is equal to v, राइट। ऐसा मान लेते हैं कि g का जो डिफरेंशिएशन है वो v है। इसका मतलब क्या हुआ, जो dg है वो v dx है, और f को मान लेते हैं u, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं। ऐसा करने पे क्या होगा कि अब हम नेक्स्ट स्टेप जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ f इंटू जी, ये अगर तुम देखना चाहो तो यू कैन सी दैट इंटीग्रल ऑफ अ डेरिवेटिव फिर से वही फंक्शन दे देगा, तो दिस वुड बी सेम एज f इंटू जी। ये है इंटीग्रल ऑफ f डी जी और ये है इंटीग्रल ऑफ जी डी एफ, राइट। अच्छा, अब हमने क्या अज्यूम किया है, हमने जो अज्यूम किया है वो ये किया है कि डी जी जो है वो वी डी एक्स है और f जो है u है, ये हमने अज्यूम किया है। तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं f को u और dg को v dx, राइट। और यहाँ पर f को u और dg को v dx, और ये g था, सॉरी ये वाला v dx नहीं होगा, तो g is integral of v dx, so what you will write it here is dg is this thing, then g is integral of v dx, right. So this is integral of v dx plus integral of g, so integral of g is integral of v dx and df is du. Now what you can do, you can divide by dx and overall you can multiply with dx. So as you can see here, इसको फॉलो करते जाना, वैसे इसका प्रूफ कहीं पूछता नहीं है लेकिन इसका प्रूफ आना चाहिए। So you will write it here as now this term I am taking on one side, integral of uv dx, and these two terms, this one and this one, on another side. So this will be u integral of v dx minus integral du by dx पहले लिख लेते हैं, into integral of v dx का integral. So this is what the integration by parts formula was, which we just saw, and we have proved it by the help of product rule of differentiation. Is this clear to everyone? Yes sir. Good. सर हमने f इक्वल्स यू लिया, फिर df को du लिखना चाहिए था, तो फिर आपने du ही लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक dx से डिवाइड किया, dx से मल्टीप्लाई किया, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके ओके सर। इसके हर एक स्टेप को ध्यान से देख लो और तब नोट करो, क्योंकि समझना काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। सर इसमें f और g भी वेरिएबल्स हैं। हाँ, एफ और जी जो है वेरिएबल्स नहीं है, वो फंक्शन ऑफ एक्स है। ओके सर। सर अभी क्या क्या करा दिया, वो मेरा नेट स्लो था तो ज्वाइन नहीं हो रहा था। अभी मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट कराया है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में
हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है और इसका ये प्रूफ मैंने बताया है। ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ये तुमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं 11th के कुछ क्वेश्चंस में, तो ये वही फॉर्मूला है। अभी इसका कुछ और एप्लीकेशन भी देखेंगे और ओके सर। ये इसका प्रूफ है। एक्चुअली मैं थर्सडे को क्लास नहीं ले पाया था बिकॉज आई गॉट वैक्सीनेटेड एंड एक दिन के बाद फिर बीमार पड़ जाते हैं वैक्सीन लेने के, और बीमार पड़ गया था और सैटरडे की क्लास भी रखी मैंने। और आज क्या हुआ कि मेरे मुंह में माउथ अल्सर हो गया, इसलिए मुझे बोलने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है, लेकिन आई होप तुम मेरी बात समझ पा रहे हो, क्लियर समझ पा रहे हो। यस सर। यस। ओके so the first rule which we have is called the Eilert rule, जिसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि u क्या लेंगे और v क्या लेंगे। तो 80% ऑफ द क्वेश्चंस में आइलेट रूल से काम हमारा हो जाता है। बाकी 20% क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि हमें अपने से डिसाइड करना पड़ता है कि u क्या लें और v क्या लें, जिससे कि आगे का प्रोसेस आसान हो जाए। तो पहले तो हम आइलेट देखते हैं और आइलेट पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। शुड आई रेज दिस? यस। यस सर। Okay, so basically when we call islate, so every alphabet here stands for something. I means inverse trigonometric function, right? L stands for logarithmic function. A stands for algebraic function. T stands for trigonometric function, and E stands for exponential function. So basically अगर हम आइलेट रूल को फॉलो करते हुए दो फंक्शंस का प्रोडक्ट देख रहे हैं, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था ना एक्स साइन एक्स, उसमें हमने x को u लिया था, साइन x को v लिया था। वाई? बिकॉज x इज एन अल्जेब्राइक फंक्शन एंड साइन x इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड a कम्स बिफोर t। सो अल्जेब्राइक फंक्शन को u लेंगे हम लोग, दिस वन इज u, एंड साइन x विच इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको v लेंगे। और फिर उसके बाद जो हमने लगाया था कि फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, और फिर इस पूरे का इंटीग्रल होता है। तो ये अभी हमने किया था ये एग्जांपल। तो उस एग्जांपल में भी हमने क्या लगाया था? आइलेट लगाया था। अगर गलती से तुमने उल्टा कर लिया हो, मान लो साइन एक्स को तुमने यू मान लिया और एक्स को तुमने वी मान लिया, तो फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगले स्टेप में क्या होगा कि जो तुम्हारा टर्म सिंपल होना चाहिए वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चाहो तो करके देख सकते हो, जैसे साइन एक्स को अगर फर्स्ट मानोगे तो साइन एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स विच विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। तो इवन अब जो है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे? ऑलरेडी यहाँ पर x था, अब तो एक्स स्क्वायर हो गया है। तो इसीलिए हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है डिसाइड करना कि u को क्या लें और v को क्या लें, क्योंकि अगर हम आगे पीछे कर लेते हैं
तो हमारा काम बनने की जगह और ज्यादा बिगड़ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? पर ये ऑर्डर होता क्यों है? ये ऑर्डर इसलिए होता है क्योंकि जो फंक्शन हम v लेते हैं दैट इज मोर इजिली इंटीग्रेबल, एंड जो फंक्शन हम लोग u लेते हैं दैट गेट्स सिंप्लीफाइड ऑन डिफरेंशिएशन। जैसे x है विच इज एन अलजेब्राइक फंक्शन, तो वो जब डिफरेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू x तो 1 हो जाएगा, जो फर्दर सिंप्लीफाई हो गया। और साइन x का अगर तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाएगा cos x, वेयर एज अगर x का इंटीग्रेशन कर देते हो तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा x² 2। तो बेसिकली आइलेट में जैसे सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो पांचों में सबसे पहले ये है, मतलब इसको हमेशा u ही लेना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर दिख गया तो वो u होगा। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो आसान है लेकिन इंटीग्रेशन बहुत ही डिफिकल्ट है, तो इसीलिए हम उसको v नहीं लेंगे, उसको u लेंगे। जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हमें पता है कि उसका डिफरेंशिएशन भी वही होता है, इंटीग्रेशन भी वही होता है, तो वो कोई इफेक्ट नहीं डालता है, कोई नया प्रॉब्लम खड़ा नहीं करेगा, तो इसीलिए उसको तुम v ले सकते हो। अगर बाकी सब प्रेजेंट है तो एक्सपोनेंशियल को v ले लो, बाकी को u ले लो। इज दिस क्लियर? यस सर। सर अगर हम ऑर्डर फॉलो ना करें तो भी आंसर आ सकता है क्या? नहीं, नहीं आ मतलब सकता। कॉम्प्लिकेट हो जाएगा लेकिन। कॉम्प्लिकेट हो जाएगा लेकिन और नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि 99% ऑफ द केस में 1% ऐसा केस हो सकता है, वो भी इसलिए नहीं क्योंकि दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, बस इसलिए क्योंकि दो सेम कैटेगरी के फंक्शन, जैसे मान लो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए, तो फिर वहां पर तुम्हारे अपने आगे का सोचना पड़ेगा तुम्हें कि किसको यू लें किसको वी लें। लेकिन अगर अलग अलग कैटेगरी के फंक्शंस हैं तो फिर तुम्हें आइलेट ही फॉलो करना है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे साइन एक्स इंटू एक्स लिया, तो यहाँ पर तो x था एक 1 डिग्री का फंक्शन और साइन एक्स था ट्रिग्नोमेट्रिक। अब अगला जो इंटीग्रेशन आ गया उसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये हो गया 2 डिग्री का, तो प्रॉब्लम तो बढ़ गई, कम होने की जगह और उतना भी नहीं रहा, बढ़ गया। अब इसको करोगे तो फिर कैसे करोगे, फिर ये इशू है। समझ में आ रहा है? यस सर। सो यहाँ पे मैं क्रॉस लगा देता हूँ, दिस यू डोंट हैव टू डू। यहाँ पे जैसे हमने यू वी लिया है ऐसे नहीं लेना है, यहाँ पे जैसे हमने लिया है ऐसे लेना है। जैसे एक क्वेश्चन और मैं तुम्हें देता हूँ, बता देना अगर हो गया होगा, इरेज कर दूंगा। डन सर। So this question says that find the integral of x square cos x dx, right? तो पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा एक दो स्टेप एक्स्ट्रा लग जाएगा इसमें, क्योंकि 2 बार बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। और फिर एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन नॉट सो डिफिकल्ट, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें। साइन इनवर्स ऑफ 2x + 2 अपॉन √/4x² + 8x + 13 dx। और एक क्वेश्चन और मुझसे किसी ने पूछा था लास्ट टू लास्ट क्लास में शायद, कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। मैंने बोला था कि जब मैं बाई पार्ट्स बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा। किसने पूछा था, याद है?
यस सर। किसने पूछा था? कौन? सर मैंने यश। अच्छा यश। हाँ, तो ये वाला भी अब क्वेश्चन एक है तुम्हारे लिए। मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ ज़्यादा बोलना, तो इसीलिए क्वेश्चंस मैं थोड़ा ज़्यादा दूंगा। इनफैक्ट तुम एक काम ये करना कि थोड़ा सा ऑर्डर जो है ना क्वेश्चन करने का, ये थर्ड नहीं रखो, इसको सेकंड नहीं, रादर दिस इज द सेकंड क्वेश्चन एंड दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। इसी ऑर्डर में करना। मानस तुम्हारा पहला तो सही लग रहा है मुझे, अभी देखना पड़ेगा, लेकिन दूसरा सही नहीं है। पहले वाले में तो वही जो हम लोग बाई पार्ट्स कर रहे हैं उसको लगाएंगे, इसको u ले ले रहे हैं, इसको v ले ले रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड विच विल बी sin x। ओके हर्षित, तुम्हारा भी मुझे मिल गया आंसर पहले का। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस टू एक्स साइन एक्स जो है उसमें फिर से बाई पार्ट्स लग जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा काम थोड़ा आसान हुआ ना, एक्स स्क्वायर से एक्स तक तो कम से कम पहुंच गए। इसके बाद इसमें जब बाई पार्ट्स लगेगा तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड दैट विल बी माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विल बी वन एंड इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, और फिर इस पूरे का इंटीग्रल। सो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर साइन एक्स, दिस वुड बी प्लस टू एक्स कॉस एक्स एंड फाइनली दिस वुड बी cos x का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x आ जाएगा। तो ओवरऑल हो जाएगा माइनस टू साइन एक्स प्लस सी। सो लेट मी सी द आंसर्स गिवन बाय हर्षित एंड मानस। एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस टू एक्स कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स करेक्ट है मानस। एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस टू एक्स कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स करेक्ट है हर्षित।
मानस तुम्हारा ये वाला आंसर अब सही है। हर्षित तुम्हारा भी सही है। तो बेसिकली इसमें जो समझने की चीज है वो ये है कि log x तो अकेला फंक्शन है। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, इसका कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है। तो एक्चुअली वन जो है वो हर किसी के साथ मल्टीप्लाइड रहता है, तो log x के साथ भी मल्टीप्लाइड है। वन को हम अल्जेब्राइक फंक्शन मान सकते हैं। वाई? बिकॉज वन इज एक्चुअली x टू द पावर 0। तो इसको u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं, और उसके बाद फिर से हम लगा देते हैं बाई पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, नहीं, आइलेट, so log is first and then a comes, so according to that we take log as u and 1 as v। algebraic बाद में आता है ना, log आइलेट में i l a, l के बाद a आता है। तो log x is the first function, log x रहने देंगे ऐसे ही, into integration of 1, तो integration of 1 हो गया, minus integral derivative of the first one, that is log x, and integral of the second, that is 1, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन हम करते हैं। तो व्हाट वी गेट एक्चुअली इज log x, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो वी टेक x है, माइनस इंटीग्रल log x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x। तो ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे, यू गेट x log x, और फिर dx का इंटीग्रेशन विल बी x प्लस c। अच्छा, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अभी मैं पूछूंगा तुमसे, पहले ये लिख लो। So what am I asking is an important question here, कि यहाँ पर जब हमने बाई पार्ट्स लगाया, तो यहाँ पे जब 1 का इंटीग्रेशन हमने किया तो उसको क्या ले लिया x। नाउ हमेशा इंटीग्रेशन करने पे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करने पे कांस्टेंट भी आता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, कि हमें लेना चाहिए था log x और 1 का इंटीग्रेशन वुड बी x प्लस c। हमने x क्यों लिया, c क्यों नहीं लिया साथ में, कोई बता सकता है? अगर हम पहले तो बाद में वो सी प्राइम बन जाता। बाद में c प्राइम बाद बन में जाता। भी तो हमें एक और सी इंटीग्रल कांस्टेंट लगाना ही है, तो वो सी प्राइम बन जाता अगर नहीं पहले नहीं, सी। यहाँ पर तो ये कांस्टेंट नहीं रहा ना, ये तो हो गया x log x प्लस c log x। अब c log x को तो हम एक कांस्टेंट नहीं कर सकते ना, दिस इज नॉट c प्राइम। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो फिर वो c कहाँ चला गया, वो c log x कहाँ चला गया? वो c प्राइम तो बन नहीं सकता है, क्योंकि c प्राइम तो एक कांस्टेंट होता है, वेयर c log x तो x का एक फंक्शन है। सर वो माइनस वाले का जब इंटीग्रेशन करेंगे उससे कैंसिल। करेक्ट। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, कि यहाँ पर हम x प्लस सी ले सकते हैं,
और आइडियली हम ले ही रहे हैं, लेकिन बाद में क्या होगा अगर हम ऐसा लेते हैं तो हमें यहाँ पर भी तो वही x प्लस सी मिलना है। ये जो दूसरा बाई पार्ट में दूसरा वाला जो पार्ट है इसका इंटीग्रेशन भी x प्लस सी होना है। अगर अगर इसको x प्लस सी लेंगे तो उसको भी लेंगे। और यहाँ पर भी फाइनली जब तुम x प्लस सी लेके प्रोसीड करोगे तो जैसे यहाँ पर तुम्हें मिल रहा है ना log x इंटू सी, वैसे ही यहाँ पर भी जब लेके प्रोसीड करोगे तो ये जो होगा 1/x इंटू, एक बार यहाँ पे कर लेते हैं दूसरा वाला पार्ट में, अगर तुम x प्लस सी लेते हो तो 1/x इंटू एक्स प्लस सी dx वुड बी x प्लस सी, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। तो c log x एक यहाँ पर भी आएगा एंड देयर इज अ माइनस साइन, तो दिस c log x एंड दिस c log x विल कैंसिल। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस। तो इसीलिए हम लोग वहां पर अननेसेसरी अपना टाइम और स्पेस वेस्ट नहीं करते हैं, सी नहीं लिखते हैं। चाहो तो सी लिखो, हर बाई पार्ट्स के फॉर्मूले में हर जगह सी आ सकता है, जहाँ जो इस तरह का है, जैसे u इंटू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स है तो वहां पर भी सी आएगा और बाद में भी सी आएगा, लेकिन दोनों का जो फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है सी का, वो दोनों का सेम फंक्शन के साथ हो रहा है एंड एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। Now do this third question. आई होप मैं क्लियर हो गया हूं ना सबको, ये जो मैं बताना चाह रहा था। आजकल Yes, आप आजकल सारे लोग नहीं बोल रहे हो। आसिया, अफान तुम लोग कम बोल रहे हो, और बाकी लोग तो ठीक है। तुम लोग को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। ओके, अफान तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? अफान का तो रिप्लाई नहीं आता है, मैसेज आया है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। थर्ड क्वेश्चन इज अ बिट ट्रिकी, पहले ट्राई करो फिर बताता हूँ। इसमें पहले ट्राई कर लो फिर मैं हिंट दूंगा, बता देना कि हिंट चाहिए तो मैं हिंट दे दूंगा।
आई थिंक पहला हिंट मैं दे देता हूँ। इसमें पहला काम तो ये करना ना, ये जो 4x² प्लस 8x प्लस 13 है, इसको तुम ऐसे लिख लो। न्यूमरेटर में 2x प्लस 2 दिख रहा है, तो अगर तुम इसको 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर लेते हो तो 4x² प्लस 8x आ जाएगा, प्लस 4 आएगा। 13 लाने के लिए 9 और ऐड कर देना। तो ये जो रूट के अंदर वाला है उसको ऐसे लिखते हैं, मतलब नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस 2 अपॉन रूट ओवर 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 dx। इसके बाद क्या करोगे, कोई बता सकता है इसके बाद क्या करना चाहिए? सर अलजेब्रिक फंक्शन 1 से। नहीं, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। 1 को तो ले सकते हो, लेकिन उस केस में इसको कैलकुलेट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, उसको अवॉइड करो। उसकी जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करो। सर 2x प्लस 2 को t ले सकते हाँ, 2x प्लस 2 को t मत लो, 2x प्लस 2 को ले लो 3 tan थीटा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है ना, ये स्क्वायर रूट के अंदर 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर है और प्लस 9 है। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर। तो हम अगर ये स्क्वायर रूट से बचना चाहते हैं तो हम 2x प्लस 2 को अगर 3 tan थीटा ले लेते हैं, दिस विल बी रूट ओवर 3 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 स्क्वायर, और 3 कॉमन होकर बाहर चला जाएगा। रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, उसका अंदर रूट हो जाएगा सेक थीटा। तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाओगे, लेकिन साथ साथ में तुम्हें डेरिवेटिव लेके dx को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। 2dx इज इक्वल टू 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। उसके बाद प्रोसीड करो। क्वेश्चन को जानबूझ के ऐसे फॉर्मुलेट किया गया है कि अगर तुम ये सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आगे का रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते क्लियर होगा कि क्या सब्स्टिट्यूशन बेस्ट है। इज दिस क्लियर? सर। ठीक है, तो अब आगे के स्टेप्स ट्राई करो इसके। हम्म। हम 2x प्लस 2 को 3 cot थीटा भी ले सकते थे क्या? हाँ, ले सकते थे, लेकिन जनरली हम लोग tan लेते हैं क्योंकि tan का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा, वेरएज कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉस सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो जनरली अवॉइड करना चाहते हैं कि माइनस क्यों अननेसेसरी लेके चलें। लेकिन फाइनल आंसर जब x में आएगा तो चाहे ऐसे करो या वैसे करो, सेम आएगा।
सो आफ्टर यू विल डू दिस सब्स्टिट्यूशन, अगला स्टेप तुम ध्यान से देखो क्या होने वाला है. दिस वुड बी इक्वल टू साइन इनवर्स 2x प्लस 2 क्या है? 2x प्लस 2 इज 3 tan थीटा एज वी हैव टेकन. और नीचे में जो रूट ओवर 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 है वो फाइनली 3 sec थीटा हो जाएगा. और dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा. इज दिस क्लियर? यस सर. यस सर. इसके बाद ये 3 कैंसिल हो जाएगा और tan थीटा बाई sec थीटा इज एक्चुअली sin थीटा, क्योंकि sec थीटा 1/cos होता है, tan sin बाई cos होता है, तो cos cos तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएंगे. इंटू 3/2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा. तो 3/2 को बाहर ले जाओ, इज अ कांस्टेंट. साइन इनवर्स ऑफ sin थीटा विल बी थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा. अब यहाँ पे हम बाई पार्ट्स लगाएंगे, where theta is an algebraic expression and sec square theta is a trigonometric expression. तो according to Eilert a पहले आता है t बाद में आता है, तो this will be your u, this will be your v. इसके बाद प्रोसीड करो. अब आंसर आ जाए जब, तो उसमें फाइनली x के टर्म में लाने के लिए ये ध्यान रखना कि ये तुमने सब्स्टिट्यूट किया था, फाइनली x के टर्म में लाना है. दिस वुड बी, लगता आंसर आया है किसी का. ओके, हर्षित का आंसर आया है, लेकिन इतना बड़ा सा आया है, तुमने टाइप करने में एफर्ट काफ़ी लगाया होगा. चलो अच्छी बात है. तो बेसिकली फाइनल आंसर जो आया है वो ये आना चाहिए. दिस वुड बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड. तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा इंटू tan थीटा डी थीटा.
दिस इज इक्वल टू 3/2 थीटा tan थीटा माइनस 3/2 tan थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log ऑफ sec थीटा, ये हमने कर रखा है, प्लस सी। तो फाइनली अब अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं थीटा को, तो थीटा इज 1/3 ऑफ, मतलब 3, हाँ, तो दिस वुड बिकम फाइनली 3/2 थीटा इज एक्चुअली tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 2/3, तो ये थीटा है, और tan थीटा इज एक्चुअली 2x प्लस 2/3, दिस वुड बी 2x प्लस 2/3, ये अलग है और वो अलग है। उसके बाद आ जाएगा -3/2 log ऑफ sec थीटा, and sec theta was actually root over 1 plus tan square theta, and that would become root over 1 plus tan square theta will be X. हाँ 3 से डिवाइड भी तो हो रहा है ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वुड बिकम 2x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस सी। अब इसको अगर एक स्टेप में और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना, यही आंसर हो जाएगा। Let me check the answer. 3/2 2x plus 2/3 into tan inverse 2x plus 2/3, ठीक है, प्लस log ऑफ अच्छा ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो ये घट जाएगा, माइनस log ऑफ, ये हाफ अगर बाहर ले जाते हैं, tan थीटा का log ऑफ sec थीटा नहीं होता है क्या? यही तो होता है, log ऑफ cos थीटा तो नहीं होता है। सर sec थीटा होता है। इसमें एरर दिया हुआ है ठीक है, हमारा आंसर सही है फिर। अच्छा वो प्लस माइनस ठीक है, हमारा आंसर भी सही है, उन लोगों ने थोड़ा सा अलग तरीके से कैलकुलेट किया है। आई होप ये सब ने लिख लिया होगा अब तक। नाउ लेट अस वी हैव टू सी वन मोर स्पेशल केस फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसमें क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन e⁻x के साथ मल्टीप्लाइड है आफ्टर एडिशन विथ इट्स डेरिवेटिव, तो इसको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है e⁻x। ये कैसे होता है वो तुम पहले ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। e⁻x fx प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास e⁻x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है, अब तुमसे क्या जा रहा है, इसको कैलकुलेट करो। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल विच आई हैव स्टेटेड हियर, इस रूल को अभी तुम प्रूफ करना। तो हम कह सकते हैं कि साइन एक्स जो फंक्शन है अगर वो एफ एक्स है, तो कॉस एक्स जो होगा वो एफ डैश ऑफ एक्स होगा। तो e⁻x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जब हम इंटीग्रल करेंगे, इट विल बी e⁻x साइन एक्स प्लस सी। डायरेक्ट हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इफ वी नो दिस फॉर्मूला, and now you have to do the proof of this that I will tell you.
इसमें ऐसे करना कि e टू द पावर x fx dx अलग कर लो और e टू द पावर x f डैश x dx ये अलग लिख लो। ये वाला जो अगले स्टेप में ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। और ये जो दूसरा वाला है इसमें बाई पार्ट्स लगा दो, लेकिन जब बाई पार्ट्स लगाना तो यहाँ पे आइलेट मत फॉलो करना, आइलेट फॉलो करोगे तो नहीं आ पाएगा, यहाँ पे आइलेट का उल्टा करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा था 99% ऑफ द केस में आइलेट लग जाता है, 1% ऐसा होता है कि आइलेट से नहीं करना है, उसका उल्टा करना है, ये वो 1% में आ जाता है। वैसे हर जगह वही होगा, आइलेट होगा। यहाँ पे हम फंक्शन पता भी तो नहीं है ना, यहाँ पर इंटीग्रल करना पर्पस नहीं है, यहाँ पर है इसका एक रिजल्ट लाना है। सर हम्म, सर बट हम इन दोनों को अलग अलग सीरीज लेके फिर ऐड ऑफ भी कर सकते हैं। मतलब नहीं समझ में आया। सर इन दोनों को अगर हम एक्सपैंड करें तो उनका इनफाइनाइट एक्सपेंशन हो सकता है, क्योंकि एफ डैश की वैल्यू हमको पता नहीं। किसका एक्सपेंशन करोगे? सर फंक्शन तो इसको हमें आइलेट लगा कर ही सॉल्व करें तो हाईलाइट लगा के फिर हमारा एक पर्पस सीरीज फॉर्म कर सकते थे हम दोनों टर्म्स की। फुलफिल नहीं देखो अगला स्टेप में बताता हूँ, इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मतलब ये फंक्शन u हो गया है, ये v हो गया, राइट? या उल्टा ले लो, यहाँ पे आइलेट का उल्टा ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, दिस इज u, दिस इज v। पहले वाले को हम कुछ नहीं कर रहे, दूसरे वाले में uv लगा रहे हैं। तो e टू द पावर x इंटीग्रल ऑफ f डैश x विल बी fx minus integral derivative of e to the power x is e to the power x and integral of f dash x is fx और फिर इस पूरे का इंटीग्रल। बस ये स्टेप किया, तुम्हारा आंसर आ गया। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक लगा दो, ये और ये कैंसिल हो गया, e टू द पावर x fx प्लस c। तो हमें इंटीग्रल नहीं निकालना था, हमें एक ऐसा टर्म निकालना था जो ऑलरेडी दिए हुए टर्म को कैंसिल कर दे। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। सर हम ऐसा करते सकते थे कि हम फर्स्ट और सेकंड में आइलेट यूज करके ही उसकी सीरीज फॉर्म करते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम कैसे कहना चाह रहे हो, फर्स्ट और सेकंड सर में जैसे पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया फिर सेकंड और सो ऑन। क्या फोरियर सीरीज की बात कर रहे हो क्या? आई थिंक उसकी बात तो नहीं कर रहे होगे। सीरीज से क्या मतलब है तुम्हारा, मतलब इसको, अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो कि ओके ओके, तो डेरिवेटिव अगर पहले वाले में डेरिवेटिव लोगे और उसको फर्दर करते चले जाओगे तो फंक्शन तो हमें नहीं पता है ना कि कैसा फंक्शन है वो। क्या पॉलिनोमियल फंक्शन तो है नहीं कि कुछ टाइम के बाद वो एक्सटिंक्ट हो जाए, वो तो एक कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो जरूरी थोड़ी कि डेरिवेटिव लेने से वो एक टाइम के बाद एक्सटिंक्ट ही हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? log x होगा तो 1/x फिर -1/x स्क्वायर, वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा। सर तो सिमिलरली हम f डैश x की भी डेरिवेटिव ले सकते हैं। नहीं, f डैश x का निकालेंगे अगर तो तुम्हारा ये आंसर नहीं आ पाएगा ना। ठीक है, मैं तुम्हारी अगर बात मान लेता हूँ और मैं पहले वाले में आइलेट लगा के फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, मतलब एफ एक्स को फर्स्ट ले लेता हूँ और e टू द पावर x को सेकंड ले लेता हूँ, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, इससे भी तो वही बात बन रही है, तुम ये कहना चाह रहे थे? यस सर। हाँ ठीक है, ऐसे इससे भी वही आंसर आएगा। ये जो मैंने सेकंड वाले पे यूवी लगाया है, अगर हमने फर्स्ट वाले पे यूवी लगाया होता और उसमें आइलेट का ध्यान रखते हुए तो भी आ जाता। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट वाले पे
मैंने आइलेट ये लगा दिया आइलेट के थ्रू, और ये जो दूसरा वाला है ये हो जाता है इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x f डैश x dx। ये और ये कैंसिल हो जाता है। इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सर वो लास्ट स्लाइड में थर्ड टर्म कहाँ से है? थर्ड टर्म ये वाला है, इसको हमने कुछ नहीं किया। ये अगर हम दूसरे मेथड से कर रहे हो ओके सर। सो ट्राई दीज टू क्वेश्चंस देन वी विल डिस्कस देम। पहला वाला तो थोड़ा सा तुम्हें मैनिपुलेशन करके जो हमने अभी पढ़ा है उसके हिसाब से करना है, और दूसरे वाले में तो आइलेट लगाना है, लेकिन कुछ तुम्हें यहाँ पे भी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी।
Try these two questions. I am coming in 5 minutes. Okay.
One responded, okay. E to the power x by x square plus 1, हर्षवर्धन is saying. तो इसमें देखते हैं इसको कैसे मैनिपुलेट किया जाए कि उस तरीके से हो जाए। मतलब तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि एक फंक्शन मिलेगा और एक उसका डेरिवेटिव मिलेगा और e टू द पावर x तो मल्टीप्लाइड है ही। तो अगर ऐसा करते हैं तो दिस इज fx into e to the power x dx plus integral of f dash x e to the power x dx। अब इसमें सॉरी, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो ठीक है। तो इसमें जो है, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो ऊपर में x माइनस वन का होल स्क्वायर जो होगा उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, राइट। और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो इसको अब हम नेक्स्ट स्टेप में अगर ये वाला टर्म अलग कर लें और ये वाला टर्म अलग कर लें तो ये बच जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा वाला हो जाएगा माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दो, क्या मैं इनमें से एक को fx और दूसरे को f डैश x ले सकता हूँ? तो हाँ, ले सकता हूँ। दिस इज fx प्लस f डैश x। एक्चुअली अगर तुम इसको fx मानते हो, दिस इज fx, then its derivative is f dash x, which is equal to minus 1 by x square plus 1 का होल स्क्वायर इंटू 2x बाई चेन रूट। तो यही चीज अगली वाली दी हुई है। ये क्लियर हो रहा है? इज दिस क्लियर? तो अब हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं इंटीग्रल e टू द पावर x एफ एक्स डी एक्स। सो e टू द पावर x एंड व्हाट इज एफ एक्स? 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि न्यूमरेटर को ओपन कर देना है और उसके बाद इसको एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में लिखना है। इसी तरीके से दूसरे वाले में भी मैं पहले हिंट दे देता हूँ, फिर उसको तुम ट्राई करना। और दूसरे वाले में सोचना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से क्लियर हो जाता है। इसको तुम क्या लिखना ना, x इंटू कॉस एक्स इंटू एक्स इंटू सेक एक्स बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो बस सोचने दो मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है, क्योंकि आगे के 3-4 स्टेप्स तुम्हारे दिमाग में पहले से होने चाहिए, तब ये करेक्ट रहता है। तो एक्स कॉस एक्स ठीक है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स। थोड़ा सा मुझे इसको सही करना पड़ेगा। ये कॉस एक्स नहीं होगा और ये सेक एक्स नहीं होगा, रैदर ये सेक एक्स होगा और ये कॉस एक्स होगा। ऐसा मैंने इसलिए किया है, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि एक्स इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर एंड सेक एक्स इंटू कॉस एक्स विल बी 1। तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा किया क्यों मैंने, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसका अगर इसको कोई फंक्शन यू मान लेते हो तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो एक्चुअली एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ये कैंसिल होके एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका डेरिवेटिव ये है एक्स कॉस एक्स।
फिर आगे सोचने का तुम्हें कुछ प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, फिर अब आगे सोच सकते हो। ऐसा हमने इसलिए किया यहाँ पे नीचे वाले में कि u इंटू वी में हम u क्या लें और v क्या लें, ये अब इससे डिसाइड नहीं करेंगे कि आइलेट, क्योंकि ये भी मिक्स्ड है, एक्स सेक एक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक भी है और अलजेब्राइक भी है ये जो है, और ये जो दूसरा वाला है ये वाले में भी ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्राइक है। तो किसको u लें और किसको v लें, ये डिसाइड हम इस बेसिस पे करेंगे कि इंटीग्रल जिसका ज्यादा आसानी से हो सकता है उसको v लेंगे, क्योंकि v का इंटीग्रल की जरूरत पड़ती है और u का तो डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है। तो u डेरिवेटिव तो सबका निकल आता है लेकिन इंटीग्रल सबका नहीं निकलता, ये भी एक बात ध्यान में रखना। तो इसीलिए हम इस बात का ज्यादा ध्यान रखेंगे कि इंटीग्रल किसका आसानी से हो रहा है, और एक्चुअली इंटीग्रल जो है इस वाले का दूसरे वाले का ज्यादा आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने उसको सेट कर रखा है, इसको v लेंगे इसको u लेंगे, तो क्या होगा कि x sec x is the first function into integral of x cos x by x sin x plus cos x का होल स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो x sec x का डेरिवेटिव होगा x sec x इंटू tan x प्लस sec x, x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, इंटू इंटीग्रल ऑफ x cos x बाई x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। इसमें बहुत ध्यान रख के पढ़ना है आगे, नहीं तो थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाएगी तो सेट नहीं हो पाएगा जैसे सेट होना चाहिए। दिस इज, अब ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल क्या होगा, कैन वी से कि ये जो इंटीग्रल है दिस इज एक्चुअली -1 / x sin x प्लस cos x, ऐसा इसको कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि एज वी सी हियर कि अगर हम इसको u मानते हैं तो ये उसका डेरिवेटिव ऊपर में है, तो इस तरीके से हम इसका इंटीग्रल ये कह सकते हैं, और उल्टा जब डेरिवेटिव करोगे तो ये मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? दिस इज फॉर्म ऑफ, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ये जो है ना हमारे पास ये जो दूसरा वाला है ये इस तरीके का है कि देर इज u स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर एंड du इन द न्यूमरेटर, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -1/u प्लस c होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। यस सर। क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर। ओके, अब अगले वाला जो टर्म है उस पे आते हैं। तो x sec x इंटू टैन एक्स को जब तुम लिखोगे साइन और कॉस में चेंज कर दो, ये x sin x हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस cos x बाई cos x का होल स्क्वायर, और इसका इंटीग्रल अभी अभी हमने यहाँ पर किया है -1 / x sin x प्लस cos x dx, ये हो जाएगा। What will happen next is that this and this will cancel, right? और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, पहले यहाँ तक लिख लो फिर मुझे इरेज करना पड़ेगा।
क्वेश्चन तो इरेज कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ से माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम सबको पता है क्या होता है, tan x होता है। तो दिस विल बी माइनस एक्स सेक एक्स बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस tan x प्लस सी। तो काफ़ी ज़्यादा और बहुत ही खतरनाक मैनिपुलेशन था इसमें। लेट मी चेक द आंसर, माइनस एक्स सेक एक्स बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस tan x प्लस सी, राइट। तो इज दिस क्लियर? सर वो cos स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में है। हाँ, तो वो ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स हो गया ना। यहाँ पे हमने सेक को क्या लिखा, सेक को लिखा 1/cos, tan को क्या लिखा sin बाई cos। तो cos स्क्वायर डिनोमिनेटर में हो गया, वो एलसीएम हो जाएगा ना। यस इसको सर, 1 यस बाई सर। I hope it is clear to every one of you. यस सर। Good. Just write this down. तो इसमें ये सबसे पहला स्टेप तुम तभी कर पाओगे, जो पहला स्टेप था, दैट स्टेप वाज बेसिकली रिगार्डिंग मल्टीप्लाइंग विथ सेक एक्स एंड मल्टीप्लाइंग विथ कॉस एक्स। मिलके तो 1 हो जाएगा, लेकिन एक्स सेक एक्स को अलग रखना है, एक्स कॉस एक्स को अलग रखना है। ये तभी तुम सोच पाओगे जब ट्रैक रखोगे नीचे का, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है एक्स कॉस एक्स। तो हमें ऊपर में एक्स कॉस एक्स मिल जाएगा, तो जब हम इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो इजीली इंटीग्रेबल कैसे हो सकता है इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम जब दूसरा स्टेप कर रहे होंगे तो हमें 4 स्टेप आगे के क्लियर होने चाहिए दिमाग में। डन सर। गुड। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो एक और टेक्निक है इंटीग्रेट करने की जिसको हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहले से थोड़ा पढ़ के आना अच्छा रहेगा। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, गुड ठीक है नाइट सर। सर। गुड नाइट।